Welcome back, guys. So here we are on the second step of metallurgy, that will be reduction of ores. Okay, so for a concentrated ore that must be converted into a form that is suitable for reduction. Okay, so ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स या फिर कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं उनसे ऑक्साइड की फॉर्म में लाया जाता है ताकि उनका रिडक्शन हो सके, बिकॉज ऑक्साइड आर दी ईजियर टू रिड्यूस. ओके, सो इन केस आपका जो और है उसमें मेटल ऑक्साइड नहीं पाई जाती है, सो देयर आर टू वेज जिसकी वजह से आप कन्वर्जन कर सकते हो ऑक्साइड में. ओके, द फर्स्ट मेथड इज कैल्सिनेशन एंड द सेकेंड वन इज रोस्टिंग. इन कैल्सिनेशन, heating the concentrated ore strongly in limited supply of air or absence of air, right? And then आपका इधर कार्बोनेट और जो है ज़्यादातर डिकम्पोज किए जाते हैं ऑक्साइड बनाने में मेटल की. एंड जैसे कि साइडराइट दैट इज़ आयरन कार्बोनेट, तो उसमें FeO बनेगा एंड CO2 जो है इवॉल्व हो जाएगा. सो देयरफॉर आपको एक मेटल ऑक्साइड दिख गई, बन गई, राइट. देन सेरुसाइट लेड कार्बोनेट, इसको भी हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड विद CO2 इवॉल्व हो जाएगा. सेम गोज विद कैलामाइन दैट इज़ जिंक कार्बोनेट एंड कैल्साइट दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. एक और चीज़ है कि जब आप कैल्सिनेशन कराते हो तो जो ओर है वो थोड़ा पोरस हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर में, वो रिमूव हो जाती है. सो देयरफॉर कार्बोनेट ओर डिकम्पोज हो जाता है ऑक्साइड में. ओके, by the use of process named calcination. Coming next will be roasting. So roasting again heating the concentrated ore, but ये काम जनरली सल्फाइड ओर्स के साथ किया जाता है एंड यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर रहती है. ओके, या फिर ऑक्सीजन रहता है. ओके, देन ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्लस यहाँ पे ज़्यादा एडिशनल हीट की ज़रूरत नहीं होती है. सो द पॉइंट इज़ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस पहले ही है तो उसमें और रिक्वायरमेंट नहीं है हीटिंग की. सो जैसे कि आपका गैलीना हो गया दैट इज़ लेड सल्फाइड. सो अगर आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड आपको मिल जाएगी एंड SO2 इवॉल्व हो जाएगी. ओके, देन जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक ब्लेंड. सो जिंक ब्लेंड को भी अगर आप हीट करवाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ZnO एंड SO2 बन जाएगा. देन Cu2S कॉपर ग्लास, अगर इसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट कराओगे तो यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड एंड H2 इवॉल्व हो जाएगा. बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्टली ऑक्सीडेशन मीन्स कंप्लीट ना होते हुए एक छोटी फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, जैसे कि कॉपर पायराइट होता है CuFeS2. ओके, सो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट कराओगे तो FeO बन जाएगा, SO2 इवॉल्व हो जाएगा एंड उसके साथ कॉपर सल्फाइड भी बनेगा. सो देयरफॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ, पर एक जो आपके पास ऑक्साइड है वो आ जाती है. ओके, इन दोनों केसेस में जो चीज़ एक कॉमन है वो ये है कि ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं ये अकर करते हैं मेनली एक रिवर्बोरेटरी फर्नेस में. ओके, सो रिवर्बोरेटरी फर्नेस में. और रोस्टिंग में भी जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, सेम जस्ट लाइक कैल्सिनेशन में होता है. ओके, एंड सल्फ़र, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये सब भी रिमूव हो जाती हैं सल्फाइड ओर्स में से जब उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, सो द पॉइंट वॉज कि हमें रिडक्शन करना है मेटल्स का, ठीक है. सो वो एक सूटेबल फॉर्म में होना चाहिए एंड सूटेबल फॉर्म, मोस्ट सूटेबल फॉर्म कौन सी है, उनकी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स. अगर मेटल ऑक्साइड में नहीं पाया जाएगा तो हम इन दोनों में से किसी एक मेथड को यूज़ करके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. प्रिटी सिंपल. ओके, एक में ऑक्सीजन की कमी है, दूसरे में ऑक्सीजन खूब भरमार डालना है, ठीक है. एक आपका क्या बोलते हैं कार्बोनेट के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है, एक आपका सल्फाइड ओर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, राइट. उसमें आपका जो और है वो पोरस हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव हो जाती है वॉलेटाइल. इसमें भी आपका और जो है उसमें वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती है एंड दोनों के दोनों प्रोसेस रिवर्बोरेटरी फर्नेस में किए जाते हैं. ओके, अब मेन स्टेप में आ जाते हैं. अब हमें जो मेटल ऑक्साइड मिल गई है सो उसको हमें रिड्यूस करना है. सो वी कैन यूज़ मेनी वेज टू रिड्यूस इट, like smelting, that is reduction with carbon. Okay, so reduction using carbon is known as smelting. then कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करवाना
या फिर सेल्फ रिडक्शन, देन अमीनोथर्मिक रिडक्शन। ओके, सो 4 तरीके के रिडक्शन रहते हैं एंड बहुत शॉर्ट रहेंगे। जैसे कि स्मेल्टिंग में, दैट इज़ कार्बन से रिडक्शन करवाने में जितने भी ऑक्साइड्स हैं जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो जैसे कि लेड, आयरन, जिंक, एंटीमनी, कॉपर, ये सब क्या है, इनको हीट किया जाता है कोल के साथ या फिर कॉक के साथ, दैट इज़ कार्बन का source in a blast furnace in the presence of limited air. Okay, so reduction of oxides of less electropositive metals like lead, iron, zinc, antimony and copper is carried out by heating them with coal or coke in a blast furnace in presence of limited air. Okay, सो अब आपके पास यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड पहले से ही है। अब आप इसमें इसी जोड़े जा रहे हो एंड देन आप रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको जिंक, लेड, आयरन रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा एंड उसके साथ क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो यहाँ पर याद करने की चीज़ है कि अगर आप रिडक्शन कार्बन के साथ करवाते हो तो पहली चीज़ तो उन ऑक्साइड्स का ही रिडक्शन हो पाएगा जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगी, किसके, लेड के, जिंक के और आयरन के, कॉपर के, इन सब के, एंड लिमिटेड एयर में करवाया जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होगा। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट विल बी कि आपका बहुत बार ऐसा होता है कि बेसिक फ्लक्स को ऐड करना पड़ता है एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। ओके, ये एक अलग से नोट है, लाइक बेसिक फ्लक्स इज समथिंग दैट इज़ एडिड सो दैट इट विल गेट टुगेदर विद एनीथिंग एल्स एंड इम्प्योरिटी के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, सो बेसिक फ्लक्स का यूज़ किया जाएगा एसिडिक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड्स में होता है। ओके, सो मान लीजिए पेंटा ऑक्साइड जो है फॉस्फोरस की, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ ए बेसिक फ्लक्स वो ऐड किया जाता है। अब फॉस्फोरस बीइंग ए नॉन मेटल विल बी फॉर्मिंग एन एसिडिक, लाइक विल बी कंटेनिंग एसिडिक इम्प्योरिटीज़, तो उसमें CaO जोड़ा जाता है, दैट इज़ वर्किंग एज ए बेसिक फ्लक्स एंड देयरफॉर आपका कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, दैट इज़ व्हाट स्लैग। ओके, कमिंग नेक्स्ट इज़ रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी एंड आपका जो कार्बन लाइक ऑक्साइड्स हैं, ये जो फेरस ऑक्साइड है, लेड मोनोऑक्साइड है, इनके साथ अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ेंगे तो CO2 इवॉल्व हो जाएगी, सिंपल एज दैट। कमिंग नेक्स्ट विल बी सेल्फ रिडक्शन। सो सेल्फ रिडक्शन में क्या है, सल्फाइड ओर्स या फिर उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि मर्करी, कॉपर, लेड, एंटीमनी, ये सब जो हैं ये सेल्फ रिडक्शन शो करते हैं। जैसे कि HGS, ओके, अगर इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन शो करवाएंगी तो HGO फॉर्म होगा, SO2 रिलीज हो जाएगा, राइट। लेड मोनोऑक्साइड प्लस लेड सल्फाइड विल बी गिविंग SO2, राइट, जो इवॉल्व हो जाएगी एंड लेड। ओके, देन लेड सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मीन्स प्रोडक्ट लेड मोनोऑक्साइड एंड SO2. Same goes with mercury sulfide and mercury oxide. So here mercury will be the one product and SO2 will be the second one. Then Cinebar plus oxygen will also given be mercury oxide and SO2. Okay, next will be aluminothermic reduction जो है उसमें थर्माइट मिक्सचर की वजह से Fe2O3, Cr2O3, Mn3O4 ऐसे जो ओर्स हैं उनमें ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन करवाया जाता है एंड आपका रेशियो क्या रहता है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का जो कि थर्माइट मिक्सचर है 3:1, सिंपल। देन अगर आप Cr2O3 को एल्यूमिनियम के साथ ऐड करेंगे तो Al2O3 आएगा एंड क्रोमियम अलग एंड हीट इवॉल्व होगी। Mn3O4 के साथ भी अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी एल्यूमिना फॉर्म होगा, मैग्नीज अलग फॉर्म होगी एंड हीट इवॉल्व हो जाएगी। एंड सेम गोज़ विद Fe2O3, जब हम एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो एल्यूमिना फॉर्म होगा, आयरन फॉर्म होगा एंड हीट इवॉल्व हो जाएगी। So therefore we are done with all the 4 types of reduction, that is self reduction, reduction with carbon monoxide, reduction with carbon, that is also known as smelting, and
फाइनली एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। एंड इन केस हमारे पास ऑक्साइड्स नहीं प्रेजेंट होती है तो हम कंसनट्रेटेड ओर से ऑक्साइड्स बनाएंगे, दो मेथड से जो हमने पढ़ लिए, दैट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. So our second step of metallurgy is completed. Now the metals obtained after reduction may still contain some unwanted impurities which are removed, and the process by which they are removed is the third step of metallurgy, that is refining. Okay, so refining can be done by various methods including liquefaction, distillation, zone refining, electrorefining, Van Arkeldy process, then extraction of nickel, then vapor phase refining, cupellation and boiling. There are many. The first process is liquefaction, in which metals having low melting point as compared to their impurities are used. Okay, so reverberatory furnace is used for this process and the crude metal is heated. And when the crude metal is heated, so metal being having low melting point gets melting and are separated from the impurities, as impurities will be having high melting point. So therefore the metal will be collected separately and the impurities will be separated. Coming next will be distillation. So distillation is done if the change in boiling point of the metal present and the impurities present is equal to 25 unit, right? But fractional distillation is used when the boiling change in boiling point is less than 25 unit. Okay, so those elements which are used means more like used in distillation process are zinc, mercury and cadmium. They are having low boiling point. Okay, so this is used for those metals which are liquid at the room temperature or can be converted in liquid at room temperature. So what happens is that these crude metals are heated in a flask एंड द प्योर मेटल जो कि वेपराइज हो जाता है उसको कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके रख लिया जाता है एंड जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फ्लास्क में रह जाती हैं. सिंपल एज दैट. सो लिक्वेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें आप मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से मेटल और इम्प्योरिटी को अलग अलग कर रहे हो, जहाँ पे मेटल जल्दी मेल्ट हो जाएगा एंड सेपरेट कर लिया जा सकता है एंड जो आपका इम्प्योरिटी है वो नहीं होंगे. वाइल इन द केस ऑफ डिस्टिलेशन आपके बॉइलिंग पॉइंट की चेंज की वजह से जो मेटल है जब उसको हीट किया जाएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा एंड सेपरेटली उसको कंडेंस करके एक जगह रख लिया जाएगा, वाइल जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ्लास्क में ही रह जाएंगी. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. एंड इसमें आपका जो बेसिस है, जो कंसेप्ट है, वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का यूज़ किया जाता है. एंड कॉपर एंड जिंक आर द मेटल्स दैट कैन बी रिफाइंड बाय दिस मेथड. ओके, सो इसमें होगा क्या कि जो आपका इम्प्योर मेटल है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा. जो आपका प्योर मेटल है मीन्स एक स्ट्रिप प्योर मेटल की कैथोड की तरह काम करवाई जाएगी. एंड इलेक्ट्रोलाइट का काम आपका एक सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल जिसको आप रिफाइन कर रहे हो वो होगा. जैसे कि अगर कॉपर का एग्जांपल एज पर एनसीईआरटी, तो कॉपर जो इम्प्योर है वो एनोड की तरह फॉर्म लाइक काम करेगी एंड प्योरेस्ट फॉर्म की कॉपर जो है कैथोड की तरह फॉर्म काम करेगी. एंड आपका एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. एंड अब होता क्या है कि एनोड पे आपका जो मेटल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट. सो कॉपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर टू पॉजिटिव रिलीजिंग टू एन इलेक्ट्रॉन, राइट. सो मतलब एनोड पे जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा रिलीजिंग सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड कैथोड जो पहले ही प्योरेस्ट फॉर्म में है वो रिडक्शन शो करेगी, दैट इज Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव अस कॉपर. इसके साथ होगा क्या कि जैसे आपकी जो ब्लिस्टर कॉपर है उसमें एनोड मड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी किस साइड, एनोड की साइड, इसलिए उसको एनोड मड कहा जाता है. जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी, जैसे कि एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब.
राइट। एंड ये इतना ऐसा मेथड है सुटेबल कि इससे 99.95% आपको जो जिंक एंड कॉपर है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकता है। ओके। Other method of refining including cupellation, polling, vapor phase refining that will be including Mond's process and Van Arkel Debord's process and pyrometallurgy. Also the uses of different metals will be taken in the next video. Till then stay tuned and make sure to revise this all because भूलने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Bye bye.